नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वर्ल्ड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी का नाम है बहू मैं तुम्हारे हाथों की कठपुतली नहीं। चलिए सुनते हैं कहानी को। सुबह का चाय नाश्ता निपटा कर थकी हारी निशा जी अभी बेड पर लेटी हुई थी कि सामने पति की तस्वीर को देखते हुए सोचने लगी। आज 5 साल हो गए आपको गए और जैसे कल का ही दिन लगता है जब हम सब लोग आपस में एक साथ बैठकर हंसी ठिठोली किया करते थे। सोचकर ही उनकी आंखों की नमी से उनकी आंखें धुंधलाती चली गई थी। अच्छे भले तो बैठे थे, अचानक से कहने लगे, दम घुटता जा रहा है, अस्पताल ले चलो। गाड़ी में ले जाते वक्त भी मेरा हाथ कस के पकड़ा था उन्होंने और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनके हाथ की पकड़ ढीली हो गई और उनकी सांसें रुक गई। हार्ट अटैक आया था उन्हें और चले गए मुझे छोड़कर। निशा जी के हृदय की वेदना आंसुओं के जरिए बाहर आने लगी। वो लगातार उनकी तस्वीर को निहारते ही जा रही थी। इतने में उनका इकलौता बेटा सूरज आया और बोला, आज बहुत थकावट हो गई है, मेरा ऑफिस बहुत दूर है, आने जाने में ही रोज़ 2 घंटे चले जाते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि ऑफिस के पास ही एक घर ले लूँ। तुम जैसा ठीक समझो बेटा, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है। तो माँ, मैंने एक मकान देखा है, लेकिन क्या बेटा, कोई परेशानी है क्या? हाँ माँ, 8 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं। इतने में सूरज की पत्नी आरती बोली, अरे तो क्या हुआ, माँ जी की जो एफडी पड़ी है वही तुड़वा कर पैसों का इंतज़ाम कर लेते हैं। कोई बात नहीं बेटा, एफडी तो ज़रूरी काम में आने के लिए ही तो बनवाई थी। निशा जी बोली। माँ की बात सुनकर सूरज और उसकी पत्नी आरती के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कुछ दिनों बाद सूरज मिठाई का डिब्बा और खुशखबरी के साथ आया। माँ, ये लो मुंह मीठा करो, मैंने वो फ्लैट खरीद लिया है। हम 1 महीने बाद शिफ्ट कर रहे हैं। इस पर निशा जी प्रसन्नता के साथ बोली, तो ठीक है बेटा, सारा सामान तो लेकर ही जाना पड़ेगा, इसीलिए वहाँ शिफ्ट करने से पहले अपने इस मकान को बेच देते हैं। बेचना क्यों है माँ, आप तो रहोगी ना यहाँ। ये सुनकर निशा जी को तेज़ झटका सा लगा। मैं यहाँ अकेली? माँ, वहाँ फ्लैट बहुत महंगे हैं, इसीलिए मैंने केवल 2 बेडरूम वाला ही घर खरीदा है। एक बेडरूम हमारा होगा और दूसरा बेडरूम तो मेहमानों के आने जाने के लिए भी चाहिए ना, इसीलिए आपकी जगह तो वहाँ नहीं बन पाएगी और फिर इतने बड़े खुले घर में आप यहाँ अकेले आराम से रहना, और आप वहाँ उस माहौल में जाकर करेंगी क्या? आपकी सारी जान पहचान तो यहीं है और फिर हम हर हफ्ते आपसे मिलने तो आया करेंगे ही, और आप भी वहाँ कभी कभी आती जाती रहना। सूरज की बातें सुनकर निशा जी परेशान हो गई और आरती तो बहुत उत्साहित हो गई, जबकि निशा जी के पास तो जैसे शब्द ही खत्म हो गए थे। उन्होंने उसके बाद कुछ कहा नहीं, अपने आंसुओं को मन के किसी कोने में समेटा और फिर एक फीकी सी मुस्कान के साथ सामान्य दिखने का नाटक किया। निशा जी के बेटे सूरज की शादी को अभी साल भर ही हुआ था और अभी तो जीवन सामान्य ढंग से ही चलने लगा था, लेकिन तभी निशा जी को महसूस होने लगा कि उनकी बहू आरती उनसे अलग रहना चाहती थी। आरती ने कभी प्रत्यक्ष रूप से इस बारे में बात नहीं की, परंतु आरती के हाव भाव और सूरज की बातों से निशा जी समझ गई थी कि वे दोनों अलग रहना चाहते हैं, जबकि उन्होंने हमेशा आरती को अपनी बेटी जैसा ही प्यार दिया था। उसकी गलतियों पर भी कभी उसे टोका नहीं था। उसकी मनपसंद पकवान बनाकर वो उसे खिलाती थी। उनकी अपनी तो कोई बेटी नहीं थी, इसीलिए वे उसे बेटी के नाम का भरपूर प्यार देती थी। 1 महीने के अंदर ही सूरज और आरती अपना सारा सामान लेकर नए फ्लैट में शिफ्ट हो गए। निशा जी को आर्थिक रूप से कोई परेशानी नहीं थी। उनके पति सरकारी ऊंचे पद के अधिकारी हुआ करते थे, तो उन्हें हर महीने पेंशन के रूप में भी अच्छी खासी रकम मिल जाया करती थी। और फिर ये मकान भी 2 मंजिला था, तो ऊपर की मंजिल उन्होंने किराए पर चढ़ाई हुई थी। सारी धनराशि को मिलाकर निशा जी का गुजारा आराम से चल सकता था, लेकिन बेटे बहू के जाने के बाद उनको अकेलापन खलने लगा और वो अपने आप को अकेला महसूस करने लगी। वैसे तो निशा जी काफ़ी हिम्मत वाली और शांत स्वभाव की औरत थी। इस सोसाइटी में वो बहुत सालों से रह रही थी। अब तो उनके अच्छी खासी जान पहचान भी हो गई थी, लेकिन
बेटा बहू के छोड़कर जाने के कारण वो अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। महीने की 1 तारीख को उनकी किराएदार पूजा किराया देने के लिए आई और निशा जी को आवाज़ लगाने लगी तो देखा दरवाज़ा खुला था। पूजा अंदर चली आई। अंदर जाकर देखा तो निशा जी बिल्कुल निढाल हालत में बेड पर लेटी हुई थी। उनके दिल का अकेलापन उनके चेहरे की गहरी लकीरों से साफ झलक रहा था। बालों में से सफ़ेदी निकल आई थी। हमेशा बन ठन के रहने वाली निशा जी को आज बेहाल अवस्था में देखकर पूजा का दिल भर आया था और वो बोली, आंटी जी आपको क्या हो गया है? इस पर निशा जी बोली, बेटा बिल्कुल अकेली हो गई हूँ ना, इसीलिए बनने संवरने का तो दिल ही नहीं करता। अब तो ये हालत हो गई है कि खाना बनाने का भी दिल नहीं करता और ना ही कुछ खाने का। अब तो लगता है जैसे बीमारियां भी शरीर को जकड़ने लगी हैं। पूजा बेहद खुशमिजाज स्वभाव वाली और जिंदा दिल इंसान थी। 2 बेटों का पालन पोषण करते हुए भी वो अपने लिए समय निकाल ही लेती थी। निशा जी को देखकर कहने लगी, आंटी जी ऐसा तो नहीं चलेगा। आप कल सुबह 6 बजे तैयार रहना। मैं सुबह योगा क्लास में जाती हूँ। कल आपको भी स्कूटर पर बिठा कर ले जाऊंगी और हाँ, कोई बहाना नहीं चलेगा। निशा जी ने योगा क्लास के लिए हामी तो भर दी। योगा क्लास शुरू करने के बाद से ही निशा जी चुस्त दुरुस्त भी रहने लगी थी। पूजा तो उन्हें ब्यूटी पार्लर भी लेकर जाना चाहती थी, परंतु बेटा बहू और अन्य रिश्तेदार क्या कहेंगे, यही सोचकर उन्होंने ब्यूटी पार्लर जाने से मना कर दिया। कुछ समय बाद निशा जी की बहू आरती ने बेटे को जन्म दिया। सूरज निशा जी को कुछ दिन पहले ही अपने घर लेकर आ गया था। आरती के माता पिता तो विदेश में अपने बेटे के पास ही रहते थे, लेकिन निशा जी ने नवजात की खूब देखभाल अच्छे से की। जब उनका पोता 1 महीने का हो गया तो सूरज उन्हें वापस छोड़ गया। अपने पोते को छोड़कर जाते हुए उनका दिल भारी हो रहा था। अपने पोते के साथ एक जुड़ाव सा वो महसूस करने लगी थी। अभी कोई त्योहार होता या कोई अन्य अवसर होता तो उनका बेटा उन्हें आकर ले जाता था और वो भी खुशी खुशी चली जाती थी और उनके घर जाते ही वे दोनों किचन का सारा काम उनके कंधों पर डालकर शॉपिंग करने के लिए निकल जाया करते थे। जाते जाते उनसे कई चीज़ें बनाने की फरमाइशें भी कर जाते थे और अपने बेटे को भी दादी के पास ही छोड़ जाते थे। पोते को संभालने के साथ साथ सारा काम करते करते उनकी हालत ख़राब हो जाती थी। जब काम ख़त्म हो जाता तो सूरज उन्हें वापस अपने ही घर छोड़ जाता था। इस दिवाली पर भी सूरज अपनी माँ को अपने घर लेकर आया था। उनकी बहू आरती ने उनसे तरह तरह के पकवान बनवाए। सारा दिन पकवान बनाकर किचन में खड़े खड़े निशा जी की हिम्मत जवाब दे गई थी। आखिर उन्हें बुखार चढ़ गया था और वो कुछ समय के लिए लेट गई तो आरती ने सूरज को धीमे स्वर में कहा, आप माँ जी को उनके घर वापस छोड़ आइए। वैसे भी सारी मिठाइयाँ और पकवान तो बन ही गए हैं, अब वो अपने घर जाकर आराम कर लेंगी। बुखार से तपती हुई निशा जी के कानों में एकाएक आवाज़ पड़ी, माँ उठो, ये बुखार की गोली खा लो और चलो, आपके घर छोड़ देता हूँ। सूरज के ये शब्द कानों में पड़ते ही निशा जी का मन पत्थर का हो गया। वो सोचने लगी कि अपनी ही कोख से जन्मा मेरा इकलौता बेटा दिवाली की शाम को मुझे घर में अकेले छोड़ने के लिए कह रहा है, और वो भी तब जब मेरी ये हालत है। उन्हें सारे रिश्ते मोह माया से लगने लगे थे और वो सोचने लगी कि कब तक मैं बेटे बहू के हाथों मूर्ख बन के रहूँगी। अगर उन्हें मेरी ज़रूरत नहीं है तो फिर मुझे बुलाते ही क्यों हैं। घर पहुंची तो पूजा बाहर निकल आई और देखकर हैरान रह गई। ये क्या आंटी जी, आप तो अपने बेटे के घर दिवाली मनाने गई थी, फिर आप यहाँ कैसे, और आपका बेटा बहू कहाँ है? निशा जी केवल इतना ही कह पाई, अपने घर। ऐसा कहते हुए उनकी नज़रों में उदासी के भाव पूजा ने भाप लिए थे। उसके बाद उसने कुछ नहीं कहा और उनके पास दिवाली की तैयारी करवाने वो आ गई। उनका घर और उनकी बालकनी भी रोशन कर दी। फिर कहने लगी, चलिए आंटी जी,
एक साथ लक्ष्मी पूजन करते हैं। लक्ष्मी पूजन के बाद पूजा थाली में खाना ले आई और अब ज़बरदस्ती उन्हें खिला दिया। इतना अपनापन और मनोहार देखकर निशा जी की आंखें आंसुओं से भर आई। यही प्यार और अपनेपन तो वो अपने बेटे और बहू से चाहती थी। बेटे बहू के घर की कड़वी यादें निशा जी के मन में काफ़ी दिनों तक बनी रही। कई दिन बीत गए, लेकिन ना तो सूरज ने फ़ोन करने की ज़रूरत महसूस की और ना ही बहू ने हालचाल जानने की कोशिश की। एक दिन शनिवार को निशा जी ने अपने बेटे को फ़ोन किया और उनसे मिलने की इच्छा जताई, तो सूरज ने कहा, माँ, आज मैं व्यस्त हूँ, हम लोग कल आ जाएंगे। अगले दिन रविवार को निशा जी सुबह की पहली किरण के साथ ही उठ गई और जल्दी उठकर अपने बच्चों के लिए खाना बनाने में जुट गई। अपने बेटे बहू और पोते से मिलने का उत्साह इतना था कि चुस्ती से सारा काम करने लगी और 2 ही घंटों में सब पकवान बनाकर वो रख देती हैं। लेकिन सुबह से शाम हो गई, निशा जी उनके इंतज़ार में ही बैठी रही, लेकिन वो नहीं आए। निशा जी मन ही मन सोचने लगी, कल भी बच्चों ने ना आने का बहाना दिया था और आज भी वादा करके अभी तक नहीं आए हैं। उनकी उदासी अब चरम सीमा पर थी। फिर एक उम्मीद के साथ उन्होंने एक नज़र फ़ोन पर डाली, ये सोचकर कि शायद बच्चों ने कोई फ़ोन किया हो और वो नहीं उठा पाई हो। एक भी फ़ोन नहीं आया था। इतना भी समय नहीं है उनके पास कि अपनी माँ की याद ही कर ले। इस ख्याल से ही उनकी आंखें भर आई। इतनी अकेली हूँ मैं, क्यों भगवान ने मुझे इतना अकेला कर दिया है, कहते हुए वो फूट फूट कर रोने लगी। कुछ दिनों से उखड़ी उदास रहने लगी थी। पूजा उनके उदासी का कारण अच्छी तरह से जानती थी। एक दिन योगा क्लास में जाते हुए पूजा ने निशा जी से कहा, आंटी जी, हमेशा एक जैसा जीवन जीने से बोरियत होने लगती है। क्या आपको नहीं लगता कि आपके जीवन में कुछ नया करना चाहिए? कुछ ऐसा करना चाहिए जो आपको सच्ची खुशी दे सके। क्या मतलब है तुम्हारा पूजा? आंटी जी, आप हम लोगों के साथ किटी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती? हर महीने 2 बार सोसाइटी की सभी लेडीज़ की किटी पार्टी होती है। उसमें हम जमकर मस्ती धमाल करते हैं और गपशप भी करते हैं। आज शाम के लिए भी किटी पार्टी प्लान की गई है। अरे नहीं बेटा, अब कुछ ऐसा करूँगी तो लोग कहेंगे बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। ऐसा कहते हुए निशा जी ने पूजा की बात को टाल दिया। जब वो घर लौटी तो सोचने लगी कि पूजा ने जो कहा उसमें गलत तो कुछ भी नहीं है। सोचते सोचते आईने के सामने बैठ गई और स्वयं को आईने में देखकर सोचने लगी, ये कैसी हालत बना ली है मैंने अपनी, मैं तो ऐसी कभी नहीं थी। अचानक उनके मन में कुछ ख्याल आया और चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। अपना पर्स उठाया और बाहर चल दी। करीब 2 घंटे बाद भरी मुस्कान लिए घर लौटी और पूजा को फ़ोन करके किटी ज्वाइन करने की इच्छा व्यक्त की। किटी पार्टी पर ले जाने के लिए पूजा जब निशा जी के पास पहुंची तो उन्हें देखकर उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं था। निशा जी ने अपने बालों में हेयर कलर करवाया हुआ था और हमेशा हल्के रंग की कॉटन की साड़ी में रहने वाली निशा जी आज बढ़िया सी सिल्क की साड़ी पहने हुए थी। गजब की सुंदर दिख रही थी। आज निशा जी को देखते ही पूजा बोली, वाह आंटी, आप तो कमाल लग रही हो। ये हुई ना बात। पूजा के साथ निशा जी भी ज्वाइन कर ली। यूँ तो समिति की सभी लेडीज़ के साथ निशा जी की पहले भी बोलचाल थी, लेकिन अपने लिए स्पेशल समय निकालकर सबके साथ मिलना जुलना निशा जी को सुहाने लगा था। कुछ ही समय में निशा जी किटी पार्टी की रौनक बन गई। इसके साथ ही वो अपना भी पूरा ध्यान रखने लगी थी। अब वो अब भी खुश रहने लगी थी। उन्होंने ज़िंदगी को सही मायने में जीना शुरू कर दिया था। न्यू ईयर का सेलिब्रेशन नज़दीक आ रहा था। उधर सूरज आरती आपस में बातें कर रहे थे। आरती अपने पति से कहने लगी, सुनिए तो, आपने न्यू ईयर के लिए घर पर पार्टी तो रख ली है। अपने ऑफिस के दोस्तों को और यहाँ तक कि अपने बॉस को भी इनविटेशन दे दिया है। कुल मिलाकर 15 से 20 लोग हो जाएंगे। लेकिन मैं बता देती हूँ, मुझे इतने सब लोगों के लिए इतना खाना नहीं बन पाएगा। अरे आरती,
तुम चिंता क्यों करती हो? हर बार की तरह इस बार भी माँ को बुला लेंगे, और माँ के बने खाने की तो बात ही कुछ और है। इतना लजीज खाना तो बड़े बड़े होटल के शेफ भी नहीं बना पाएंगे। आज जब निशा जी की किटी पार्टी के लिए तैयार हो रही थी तो सूरज का फ़ोन आया। माँ, क्यों न इस बार न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए आप हमारे घर आ जाएं? एक साथ मिलकर नए साल की खुशियाँ मनाएंगे। क्यों ना मैं एक दिन पहले ही लेने आ जाऊँगा। आप तैयार रहना। दिवाली के बाद सूरज ने आज फ़ोन किया था अपनी माँ को। निशा जी हैरान हो गई। इतने में उनकी बहू आरती की आवाज़ आई। माँ जी नमस्ते, आप कैसी हैं? ठीक हूँ बेटा। बेटा तुम तीनों कैसे हो? हम सब यहाँ ठीक है माँ। तो आप आ रही हैं ना माँ? नहीं बहू, इस बार मैं नहीं आ पाऊँगी। इस न्यू ईयर पर सोसाइटी में ही हमारा कुछ प्रोग्राम है। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। बेटे और बहू के मुंह से मिश्री घुले शब्द सुनकर निशा जी पहले ही समझ गई थी कि उनके बच्चों को उनकी याद क्यों आ रही है। हर बार की तरह इस बार भी उनका न्यू ईयर पार्टी का प्लान होगा। खाना बनाने के लिए इस नौकरानी की आवश्यकता महसूस हुई होगी। उन्हें हैरान होकर सोचने लगी, अपनी ही माँ के साथ इतनी चालाकी और होशियारी कैसे कर सकते हैं मेरे बच्चे? इतने निर्मोही हो गए। किसी ने ये तक नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ, अकेले कैसे रह रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक है या नहीं। उन्हें तो बस अपनी ही प्रोग्राम से मतलब है। लेकिन मैं बहू को भी दोष कैसे दे सकती हूँ जब मेरा बेटा ही इतना स्वार्थी हो गया है। सोचते सोचते निशा जी ने एक निर्णय ले लिया। बस अब और नहीं, अब मैं अपने बेटे बहू के हाथों की कठपुतली नहीं बनूंगी। पिछली बार उनके घर काम करते करते मेरी बुरी हालत हो गई थी। जब बीमार पड़ी तो मेरा ही बेटा मुझे वापस मेरे घर पटक गया, और दोनों में से एक ने भी फ़ोन तक नहीं किया मेरा हालचाल जानने के लिए। फिर कुछ देर में सब कुछ भूलकर निशा जी अपनी किटी पार्टी में चली गई। अगली किटी न्यू ईयर पार्टी मनाने का तय किया गया था। लेकिन समस्या ये थी कि न्यू ईयर पार्टी के लिए एक बड़ी जगह चाहिए थी, और इस समय पर शहर का कोई भी रेस्टोरेंट या होटल नहीं मिल पा रहा था। सब पहले से ही बुक हो चुके थे। फिर पूजा ने पूछा, आंटी जी आपका क्या प्रोग्राम है न्यू ईयर पार्टी पर? हमारे साथ करेंगी या फिर अपने बेटे के घर? पूजा की बात सुनकर निशा जी एक गहरी सोच में डूब गई। फिर अचानक खड़ी हुई और ऐलान कर दिया कि तुम अगर चाहो तो न्यू ईयर की पार्टी मेरे घर पर रख सकती हो। मेरा घर पूरा खाली रहता है। इसी बहाने मेरे घर पर भी कुछ रौनक आ जाएगी। निशा जी की बातें सुनकर सब चौंक गई। क्या, आपके घर? हाँ, तो इसमें हैरानी की क्या बात है? निशा जी दिल खोलकर हंसी तो पूजा कहने लगी, क्या आइडिया दिया है आपने? तो इसका मतलब आप इस बार नहीं जा रही हैं अपने बेटे के घर? निशा जी ने कहा, इस बार मैं कुछ अलग करने का सोच रही हूँ। नए साल की शुरुआत इस बार मैं अपने घर से ही करूँगी, वो भी एक बढ़िया से सेलिब्रेशन के साथ। हम डिनर बाहर से ऑर्डर करके मंगवा लेंगे। तुम सब लोग सह परिवार मेरे घर आना, गेम्स और म्यूज़िक, बस और क्या चाहिए? और वैसे भी हम सब एक साथ रहेंगे तो मज़ा तो आएगा ही ना। निशा जी की बातें सुनकर पूजा ने उन्हें गले से लगा लिया। क्या बात है आंटी जी, आपने तो सारी समस्या ही ख़त्म कर दी। इतने में किटी की दूसरी मेंबर ज्योति कहने लगी, आंटी जी आप किसी चीज़ का लोड मत लेना, डिनर मंगाने की जिम्मेदारी हमारी। इस पर निशा जी ने कहा, अरे न्यू ईयर ही क्यों, तुम लोगों को जब भी कोई पार्टी रखनी हो मेरे घर कर लिया करो। तुम लोगों के साथ मुझे भी अच्छा लगेगा, और फिर इतना बड़ा घर खाली ही पड़ा है, इससे अच्छा उपयोग तो हो ही नहीं सकता मेरे घर का। किटी पार्टी के सारी मेंबर जोश में आ गई और फिर पूरे उत्साह के साथ प्लान बनने लगा। उधर सूरज और आरती माँ के मना कर देने से परेशान हो गए। खाना पकाने के लिए कुक को बुलाने का सोचा तो न्यू ईयर के दिन के लिए कुक भी नहीं मिल पा रहा था। इस समस्या का कोई हल ना मिलने पर वे दोनों अगले दिन सुबह सुबह निशा जी को लेने उनके घर पहुंच गए। घर के बाहर पहुंचकर देखा तो घर पर ताला लगा हुआ था। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद निशा जी और पूजा एक साथ घर पहुंच गए। अपनी सासू माँ को ट्रैक सूट पैंट में देखकर
आरती तो उन्हें देखती ही रह गई। तो सूरज ने भी पूछा, माँ आप सुबह सुबह कहाँ गई थी? बेटा मैं रोज़ सुबह योगा करने जाती हूँ, अपने आप को थोड़ा फिट रख लेती हूँ और दिल भी बहल जाता है। कहते हुए निशा जी ने घर का ताला खोला और उन्हें अंदर ले गई। घर में घुसते ही सूरज कहने लगा, अब कोई बहाना नहीं चलेगा, अब इस न्यू ईयर पर हमारे साथ ही रहेंगी। आप अपने 2 दिन के कपड़े पैक कर लीजिए। नहीं बेटा, मैंने तो तुम्हें बताया था ना कि इस न्यू ईयर पर मेरा प्रोग्राम पहले ही बन चुका है। लेकिन आपका क्या प्रोग्राम हो सकता है, इस उम्र में अकेली तो हैं आप। सूरज ने झुंझलाते हुए कहा, नहीं बेटा, अब मैं अकेली नहीं हूँ, बहुत से लोगों का साथ है मेरे पास। अपनी किटी की फ्रेंड्स के साथ मेरी न्यू ईयर की पार्टी है, तो मैं उसी में बिजी रहूँगी। किटी का नाम सुनते ही आरती का मुंह खुला का खुला रह गया और सूरज गुस्से में बोला, माँ ये आप क्या कह रही हैं? आपका दिमाग तो ठिकाने पर है। इस उम्र में किटी पार्टी कर रही हैं आप? कम से कम उम्र का तो लिहाज किया होता। अरे बेटा, उम्र के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं, भूल गई। किसी समय फुर्सत मिलेगी तो सोचूंगी इस बारे में, लेकिन अभी नहीं। अभी तो मैं केवल इतना जानती हूँ कि मेरी भी अपनी ज़िंदगी है जिसे मैंने अभी अभी जीना शुरू किया है, और मैं इसे किसी के घर की नौकरानी बनकर तो व्यर्थ नहीं गंवा सकती। इतना सुनते ही सूरज और आरती के चेहरे का रंग उड़ गया। फिर सूरज ने अपना सुर बदल लिया, लेकिन माँ, न्यू ईयर जैसे खास मौके पर तो आपको अपने लोगों के साथ रहना चाहिए। इस मौके पर आप हमसे दूर रहेंगी, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। दूर तो तुमने मुझे बहुत पहले से ही कर दिया है बेटा, अब तो मुझे इस बात की आदत भी हो गई है। और अपने लोगों की बात कर रहे हो तो पूजा है मेरे पास, अपनों से भी ज़्यादा ख्याल रखती है वो मेरा। अभी उनकी बातें चल ही रही थी, तभी डेकोरेशन वाले निशा जी के घर पर सजावट करने के लिए आ गए। उन्हें देखकर सूरज और आरती हक्के बक्के रह गए। ये सब क्या है माँ? बेटा तुम्हें बताया था ना कि न्यू ईयर की पार्टी है, तो वो पार्टी मैंने घर पर ही ऑर्गेनाइज की है। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपने तो हमारे घर को पार्टी हॉल बनाकर रख दिया है। सूरज चिल्लाते हुए बोला, बेटा तुम शायद भूल रहे हो कि तुम इस घर को और मुझे बहुत समय पहले ही छोड़ चुके हो। अब ये घर केवल मेरा है। मेरी ज़िंदगी में और इस घर में अब वही होगा जो मैं चाहूँगी। अब मैं तुम लोगों की कठपुतली बनने से इनकार करती हूँ। इतना कहते हुए निशा जी पार्टी के डेकोरेशन और अन्य तैयारियों में व्यस्त हो गई, और आरती और सूरज हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखते ही रह गए। दोस्तों, इस कहानी में निशा जी ने सही किया या गलत, और क्या अपने स्वार्थ के लिए अपने माँ बाप का इस्तेमाल करना और उनकी ज़रूरत में उन्हें अकेला छोड़ देना सही है? आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।